आज में बच्चों पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम निरक्षीय ऑब्लिक अनुप्रस्थ ऑब्लिक विस्वतीय अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। वैद्युत इसमें बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में पूछा जाता है। कभी ये पूछता है अक्षीय वैद्युत द्विध्रुव द्वारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, कभी अनुप्रस्थ स्थिति में और कभी विस्वतीय अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। तो इन तीनों का एक ही चीज है, चाहे निरक्षीय पूछे, चाहे अनुप्रस्थ पूछे, चाहे विस्वतीय अक्ष पूछे। तो वैद्युत द्विध्रुव द्वारा निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा हमने पिछली क्लास में अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी। अब माना ए बी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। तो बराबर ये हो गया माइनस क्यू आवेश, तो ये होगा प्लस क्यू आवेश, बराबर परंतु विपरीत आवेश, और एक दूसरे से अल्पतम दूरी को हम लेते हैं 2l स्थित होते हैं। अब इसका मध्य बिंदु कौन सा है? O। जब भी हम किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं द्विध्रुव के अक्ष पे या फिर निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो हम O से दूरी को निर्धारित करेंगे। तो O पर हम माना O से R दूरी पर, अक्षीय स्थिति में O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है ना? अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे किससे? O से R दूरी पर। माना कोई बिंदु क्या है? P है और उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब गौर से देखिए बेटा, A B के बीच की दूरी क्या है? 2 है। तो A O के बीच की दूरी क्या होगी? ये मध्य बिंदु है तो आधी होगी यानी कि L, और O से B की दूरी कितनी होगी? ये भी L। और ये हमने लंब डाला है बिंदु P पर। अक्षीय स्थिति में बिंदु P से हम O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो ये कितने होगा? 90 अंश, और ये भी 90 अंश। अब हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, पिछले लेक्चर में, कि जब हम अक्षीय या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वैद्युत द्विध्रुव से, तो हम उसे पहले बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं और फिर परिणामी निकालते हैं। तो यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे। तो प्लस क्यू के कारण अगर हम P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो हमें इस दूरी की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम इस दूरी की क्या पड़ेगी? आवश्यकता पड़ेगी। इसको स्केल से निकाल देते हैं। लाइन में पढ़ी है तो ये हो गई ये दूरी थी। और ऐसे ही हम माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो हमें ये दूरी चाहिए। ये दूरी चाहिए। तो इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमें बिंदु P पर। तो हमें पहले ये दूरी निकालनी पड़ेगी। अब आप देखिए त्रिभुज, पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज ए पी ओ में क्या है? कोण ए ओ पी समकोण है। कोण है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से
आप 10 में पाइथागोरस प्रमेय छोटी क्लासों में भी पढ़ी होगी, 10 में भी पढ़ी होगी। तो इसमें क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब कर्ण क्या है, एपी का वर्ग बराबर लंब क्या है, ओपी का वर्ग प्लस आधार क्या है, एओ का वर्ग। तो एपी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ओपी कितना है आर, और प्लस एओ कितना है एल का वर्ग। तो एपी बराबर क्या हो जाएगा, √ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में एक भुजा ये बराबर है, एक भुजा जो उभयनिष्ठ है वो भी बराबर है, और एक कोण भी बराबर है, यानी कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तो AP बराबर BP बराबर √ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है ना। तो यानी कि A से P की दूरी क्या आ गई, √ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ऐसे ही PB के बीच की दूरी क्या आ गई, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा, अब आएगा प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना क्या है, E1। तो E1 बराबर प्लस Q आवेश के कारण है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये आप जानते हैं, हमने पीछे निकाला है, डिराइव किया है। क्या निकाला है, किसी आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाला है। तो वो क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या थी, दूरी थी। तो यहाँ पे आ जाएगा Q/r स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब प्लस Q से P की दूरी, इसके लिए प्लस Q। E1 हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो दूरी कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, √ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसका वर्ग करेंगे तो √ हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसके अमाउंट तो ये है, परिणाम तो ये है, पर दिशा देखो। हमने आपको विद्युत बल रेखाएं पढ़ाई मैंने पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में। तो उसमें क्या था, प्लस आवेश से जो बल रेखाएं होती हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ के लिए होती है, बाहर के लिए होती है। यानी कि ये होगी इस दिशा में, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, इस दिशा में। बिंदु P से इस दिशा में होगी E1। हमने इसे क्या माना, E1, ठीक है ना। तो B से P की और होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q आवेश के कारण, ठीक है ना। अब माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना क्या है, E2 है। तो ये भी क्या होगी, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r स्क्वायर। आर की जगह क्या आ जाएगा,
ए पी का स्क्वायर, और ए पी बराबर क्या है √r² + l²। अब वर्ग आना है तो स्क्वायर हट जाएगा, तो हो जाएगा r² + l²। अब इसकी दिशा क्या होगी, तो फिर बल रेखा हम जानते हैं कि माइनस पर क्या होता है, अगर कोई स्वतंत्र आवेश है तो उस पे बल रेखाएं कहाँ के लिए होंगी, अनंत से आवेश की ओर, है ना। तो आती हुई प्रतीत होती है, तो ये किस कहाँ होंगी, पी से ए की ओर, पी से ए की ओर, पी से ए की ओर, तो पी से ए की ओर होगी, यानी कि इस दिशा में। अब आप देख रहे दोनों जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं उनका क्या है, परिणाम बराबर है, तो ये दूरी भी क्या होगी बराबर, यहाँ की ओर, ठीक है ना। तो P से A की ओर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब हमने इन दोनों सूत्रों से क्या जाना, E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ये E1 व E2 परस्पर बराबर परंतु विपरीत है, परस्पर बराबर परंतु दिशा अलग है, परंतु दिशा अलग है। देखो परस्पर बराबर है लेकिन दिशाएं एक की इस साइड को एक की इस साइड को, है ना। अगर दिशाएं बिल्कुल विपरीत होती तो तब तो कैंसिल होने की संभावना थी, लेकिन ये क्या है, अलग है, बिल्कुल विपरीत नहीं है, तो बराबर तो है परंतु दिशाएं अलग है, यानी कि E का मैग्नीट्यूड बराबर E2 का मैग्नीट्यूड, है ना। या हम लिख सकते हैं E1 बराबर E2, ठीक है। अब देखिए, अब हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने पर, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इन जो तीव्रताएं हैं E1 और E2 इनको अनुदिश और लंबवत घटकों में वियोजित करना पड़ेगा, तब हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी। अब देखिए, अब E1 और E2 को हम A और B के अनुदिश, लंबवत और क्षैतिज और लंबवत घटकों में क्या करेंगे, वियोजित करेंगे, यानी कि AB के अनुदिश और लंबवत घटक। तो इसके लिए हम AB के समांतर P पर एक रेखा खींचते हैं, AB के समांतर P पर क्या खींचते हैं, एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। अब देखिए, बिंदु P पर जो ये परिणामी तीव्रता की रेखा होगी, ठीक है ना, ये है, इसके समांतर है, AB के समांतर है, तो जब समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा, अब देखो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग थे, तो ये कोण माना थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, और इनको एक तिर्यक रेखा काटती है, दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के लिए तो ये वाला कोण हो गया और E2 के लिए ये वाला कोण होगा। अब हम इन्हें लंबवत और अनुदिश घटकों में वियोजित करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, लंबवत और अनुदिश घटकों में वियोजित करेंगे इनको, ठीक है। अब देखो,
अनुदिश और लंबवत घटकों में वियोजित कर देंगे। ठीक है ना। अब देखो, अतः परिणामी तीव्रता प्राप्त करने के लिए E1 व E2 को AB के अनुदिश व लंबवत घटकों में वियोजित करने पर क्या हो जाएगा, इसका लंबवत घटक क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर की ओर जो होगा वो होगा E1 साइन थीटा, और E1 का अनुदिश घटक क्या होगा, E1 कॉस थीटा, और E2 का लंबवत घटक ये नीचे के लिए, यानी कि ये भी दिखा सकते हैं हम, E2 साइन थीटा, और इसका अनुदिश E2 कॉस थीटा। अब आप यहाँ पे देखिए E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा जो लंबवत घटक है, ये परस्पर बराबर और विपरीत हैं, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है ना। और जो इसके अनुदिश घटक हैं दोनों एक ही दिशा में है तो जुड़ जाएंगे, और यहीं से हमें परिणामी व्यक्ति पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी लंबवत और अनुदिश घटकों में वियोजित करने पर। लंबवत घटक E1 व E2 के लंबवत घटक परस्पर बराबर व विपरीत हैं। घटक पर बराबर व विपरीत हैं, अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे जबकि अनुदिश घटक परस्पर जुड़ जाएंगे। जबकि अनुदिश घटक एक ही दिशा में में होने के कारण जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। ठीक है ना। अब E1 बराबर E2 निकला था तो हम इसे कह सकते हैं 2E1 कॉस
बराबर 2E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये आ गया कॉस थीटा। अब देखो इस त्रिभुज PAPO में कॉस थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे पर्ण बराबर आधार L, पर्ण है √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। ये मान यहाँ पे रखेंगे कॉस थीटा की जगह, तो क्या आ जाएगा इंटू L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का की पावर 1/2। ये 1 है और ये 1/2 है, तो दोनों जोड़कर कितना हो जाएगा भाई 1 + 1/2 बराबर 3/2। तो ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2QL अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। अब आप वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा से क्या जानते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या है 2QL बराबर P। तो हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से 2QL बराबर P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो परिणामी तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। अब जो यहाँ पे L है ये R की अपेक्षा बहुत छोटा होता है। दोनों द्विध्रुवों के बीच वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत छोटी होती है, तो L स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे जो R है R इज ग्रेटर देन L। यहाँ पे कर लेते हैं so that L टेंड्स टू 0। तो L की जगह अगर हम 0 रख लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो R की पावर 3 हो जाएगी। तो परिणामी तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R की पावर Q। तो ये है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर आप इसकी तुलना अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से करेंगे तो वहां पे यहाँ पे क्या था 2, यानी कि निरक्षीय स्थिति में उतनी ही दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में उतनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होती है आधी होती है। तो ये हो गया निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ अथवा विद्युतीय अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ठीक है।